मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं वो पेरिटोनियम है। तो पेरिटोनियम हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है, प्लस जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स बाहर की तरफ से होती है इनको अंदर की तरफ से कवर करना, फिर उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर एक और लेयर होती है वो हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है। तो उनके बीच में अगर कोई स्टूडेंट्स जो एयर है वो एक्यूमुलेट हुई है तो डायफ्राम के नीचे जस्ट यहाँ पर कहीं भी स्टूडेंट्स, तो हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करते हैं। अब ये आपको स्टूडेंट्स, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप पेशेंट का एपी सुपाइन करेंगे या एपी इरेक्ट करेंगे, ये आपको डिसाइड नहीं करना है, ये डिसाइड डॉक्टर ने ही करना है। बस आपको ये कंडीशंस जाननी है कि हम एपी इरेक्ट क्यों करते हैं और एपी सुपाइन क्यों करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एपी और पीए दो वर्ड बार बार आ रहे हैं। एपी मतलब एंटीरो पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ। आगे से हमारी एक्सरे ट्यूब होगी फ्रंट साइड से पेशेंट के, एंटीरियर साइड से एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज आएंगी, और पी से पोस्टीरियर साइड है जिसमें स्टूडेंट्स हमारी कैसेट या डिटेक्टर्स लगे होंगे जिस पर जाकर हमारी रेडिएशन रिकॉर्ड होगी, तो उसे हम एपी बोलते हैं। और पीए जिसमें पोस्टीरियर साइड से, जो वर्ड पहले आएगा मतलब उस तरफ से रेडिएशन आ रही है, तो पोस्टीरियर साइड से रेडिएशन आएगी स्टूडेंट्स, और एंटीरियर साइड पे हमारी कैसेट लगी होगी। वन बाय वन जब आप पोजीशनिंग पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होने लगेगा स्लोली स्लोली। आज जैसे अभी आपको प्रोसीजर समझ में आने लगे हैं ऐसे ही पोजीशनिंग भी आपको समझ में आने लगेगी। So students, pathology related to base of lungs and diaphragm, या कोई abnormality है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारा base of lungs है या फिर हमारा पूरा diaphragm है, इनसे रिलेटेड कोई एक पैथोलॉजी है। परफोरेशन मतलब कहीं से कोई लीकेज है, सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन कहीं कोई ब्लॉकेज है। पैथोलॉजी रिलेटेड टू लीवर और बॉवेल्स, ये हमारा लीवर है स्टूडेंट्स और हमारी जो लार्ज और स्मॉल बॉवेल्स है इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर ये हमारे प्रेजेंट होंगी स्टूडेंट्स एब्डोमेन में, तो इनकी कोई पैथोलॉजी है सस्पेक्ट है उसमें भी हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये पोजीशनिंग बनाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें अब अगर आप देखें तो एक एब्डोमिनल एक्सरे में आपको एब्डोमेन एपी इरेक्ट में क्या क्या दिख सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन में सबसे ऊपर की तरफ से स्टूडेंट्स ये आपको जो दिखता है तो ही लगा ले क्रेस्ट है। ये क्रेस्ट जो हमारी पेल्विक बोन का सबसे ऊपर का स्टूडेंट्स शार्प एज है उसको हम इलियक क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। जहां पर आप लोग अपनी पैंट स्टूडेंट्स बांधते हैं उस एरिया को हम इलियक क्रेस्ट कहते हैं। या फिर आप खड़े होते हैं कई बार अपने हिप्स की साइड्स में, अपने बॉडी के साइड में हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली वो जो पोजीशन है स्टूडेंट्स वही इलियक क्रेस्ट कहलाता है। ये देखिए हमारे एयर है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ये एयर फ्लूइड लेवल है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ये हमारे गैस्ट्रिक बबल है मतलब जो स्टमक में प्रेजेंट है। और ये जो ऊपर को आपको इस तरह से सर्कल दिखता है कभी भी इस एक्सरे में, और यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हाफ सर्किल दिख रहा है ये हमारा डायफ्राम की वजह से दिख रहा है। यहाँ पर लंग्स भी हैं, ऊपर की तरफ जो ब्लैक है वो लंग्स, यहाँ जो व्हाइट है ये वाला ट्रेनिंग में क्या होता है, ये स्टूडेंट्स इधर से जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये हमारा लंग, और यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स हेमी हमें सर्किल दिख रहा है, हाफ सर्किल जो दिख रहा है ये हमारा डायफ्राम है। ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम और ये स्टूडेंट्स राइट हेमी डायफ्राम, और इसके जस्ट नीचे राइट हमारा जो डायफ्राम होता है यहाँ पर हमारा लिवर प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पर लिवर की शेडो को देखने की कोशिश करेंगे वो भी आपको दिख जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स आपकी वर्टिब्रास भी दिखेंगी, वर्टिब्रा जो थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा वो इसमें दिखेंगी आपको स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें नॉर्मली दिखते हैं, और इसके अलावा कोई एबनॉर्मल पैथोलॉजी होगी वो भी इसमें दिख जाती है। सो ये हमारे इंडिकेशंस हैं जिन कंडीशन में हम एब्डोमेन एपी इरेक्ट पोजीशनिंग बनाते हैं, ये एक्सरे हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स टेक्निकल फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें टेक्निकल फैक्टर्स क्या क्या यूज करने हैं इसमें। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अबे मेरे पास तो गन ही नहीं है भाई, आईडी यानी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, मतलब हमें पेशेंट से एक्सरे ट्यूब कितनी दूर रखना है ये स्टूडेंट्स हमें डिसाइड करना होता है। जो हमारे पोजीशनिंग है वन बाय वन हर पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग है, तो ज्यादातर जो हमारी पोजीशनिंग होती है उसमें स्टूडेंट्स एक्सरे ट्यूब की डिस्टेंस हमारी बॉडी से 100 सेंटीमीटर ही रहती है, यानी
ऑलमोस्ट मोर देन 3 फीट 3.5 फीट के अकॉर्डिंगली रहता है स्टूडेंट्स, और 40 इंच भी हम इसको कह सकते हैं। IR साइज स्टूडेंट्स, जो ये SID है ये ट्यूब की हमारी बॉडी से दूरी होती है जब हम एक्सरे करते हैं, तो ये SID भी जरूरी होती है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स के लिए। IR साइज 35 इंटू 43 सेंटीमीटर। IR क्या होता है? इमेज रिसेप्टर यानी कैसेट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। हमने IR साइज देखा, जो हमने IR पढ़े हमारे CR सिस्टम में और मैनुअल सिस्टम में, दोनों में ही मैंने आपको कैसेट बताए थे स्टूडेंट्स। तो कैसेट हमारी डिपार्टमेंट में अलग अलग साइज के प्रेजेंट होते हैं, कोई किसी साइज का होता है, कोई किसी साइज का होता है, और अकॉर्डिंगली आप उनको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप कैसेट का साइज कैसे डिसाइड करेंगे? ये तब डिसाइड करेंगे आप जब आप पेशेंट के उस पार्ट का नाम जानते हैं, उस पार्ट के साइज जानते हैं जिसका आपको एक्सरे परफॉर्म करना है। अगर आपको चेस्ट का एक्सरे करना है लेकिन आपको बच्चे का एक्सरे करना है, तो आपको ज्यादा बड़ी कैसेट की जरूरत नहीं है। आपको चेस्ट एक्सरे करना है बट एक अडल्ट का करना है, तब आपको सबसे बड़ी कैसेट लगेगी। तो वही आपको डिसाइड करना है। हमारे डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताया था अलग अलग साइज की कैसेट प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग साइज के इमेज रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। 8 इंटू 8, 8 इंटू 10 यानी 11 इंटू 11 स्टूडेंट्स, अलग अलग साइज। और सबसे बड़ा साइज जो हमारे डिपार्टमेंट में कैसेट का प्रेजेंट होता है दैट इज 14 इंटू 17 इंच, दैट इज द हाईएस्ट साइज ऑफ इमेज रिसेप्टर स्टूडेंट्स। इसके अलावा ग्रिड जो हमने पढ़ा था, ग्रिड को हम सेकेंडरी रेडिएशन रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। सो ये जो ग्रिड है इमेज रिसेप्टर से पहले स्टूडेंट्स हम इसको पोजीशन करते हैं ताकि हमारे इमेज रिसेप्टर तक जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो ना पहुंच सके और हमारी इमेज जो क्वालिटी है वो खराब ना हो, एक बेस्ट क्वालिटी का इमेज हमें मिले, इसीलिए हम ग्रिड यूज करते हैं। 70 to 80 kV रेंज जो हमारा इसमें स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरे प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बताए थे, इसमें एमएएस और केवीपी का रोल बताया था स्टूडेंट्स। तो जो केवीपी है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जितनी ज्यादा केवीपी होंगी उतनी ज्यादा स्पीड की हमारी रेडिएशन होगी, उतनी ज्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशन होगी, और जितनी कम केवीपी होंगी उतनी कम एनर्जी की रेडिएशन हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे टेक्निकल फैक्टर्स, और इसके साथ साथ आपको राइट और लेफ्ट मार्कर का भी ध्यान रखना है। आपको राइट मार्कर और लेफ्ट मार्कर जरूर लगाना है कभी भी कोई भी एक्सरे पोजीशनिंग आप करते हैं स्टूडेंट्स। कहीं भी आप कोई भी पार्ट का एक्सरे पोजीशन करेंगे, बट आपको 110% एक चीज का ध्यान रखना है, वो है हमारा मार्कर। आपको आप फैक्टर्स थोड़े अप डाउन कर देंगे चल जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको मार्कर राइट का लेफ्ट नहीं करना है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इन मार्कर्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट हो जाते हैं और गलत ट्रीटमेंट हो जाते हैं और वो पेशेंट के लिए जानलेवा बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको कहा गया है स्टूडेंट्स, आपको हमेशा मार्कर का ध्यान रखना है टेक्निकल फैक्टर्स में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टेक्निकल फैक्टर्स क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या चीजें चाहिए हमें। एक तो एक्सरे ट्यूब को हमें पेशेंट की बॉडी से 100 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। इमेज रिसेप्टर हमें सबसे बड़े साइज का यूज करना है एब्डोमेन एपी इरेक्ट में, क्योंकि एब्डोमेन पूरा इसमें कवर करना है ऑलमोस्ट, तो 35 इंटू 43 सेंटीमीटर। ग्रिड इसमें हमें यूज करनी है 70 to 80 kV रेंज यूज करना है, राइट और लेफ्ट मार्कर यूज करना है। यहाँ पर मैंने आपको कैसेट स्टूडेंट्स दिखाई है अलग अलग साइज की, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारी 6 इंटू 10 है, और ये स्टूडेंट्स हमारी 8 इंटू 10 है, ये 6 इंटू 8 है, ये 8 इंटू 10 है, ये स्टूडेंट्स 10 इंटू 12 है, और ये 14 17 है। तो ये अलग अलग साइज की कैसेट हमारे डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होती हैं। ये डिपेंड करता है हमें किस बॉडी पार्ट का एक्सरे करना है स्टूडेंट्स। आपको जिस पार्ट का एक्सरे करना है उस पार्ट के साइज के अकॉर्डिंगली आप अपनी कैसेट सेलेक्ट करेंगे। आपको हैंड का एक्सरे करना है तो हैंड आपका इसमें कैसेट में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। और अगर आपको स्टूडेंट्स लेग का एक्सरे करना है तो आपको सबसे बड़ी कैसेट चूज करनी पड़ेगी। लेग में या चेस्ट में या एब्डोमेन में आपको स्टूडेंट सबसे बड़ी कैसेट चाहिए होती है, या फिर आप अपना ह्यूमरस या फिर 4 आर्म एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे जो जिनका लेंथ बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो लेंथ के अकॉर्डिंगली हमें फिर साइज कैसेट बढ़ाना होता है। ये था हमारा स्टूडेंट्स टेक्निकल फैक्टर्स जो हमारे रिक्वायर्ड थे। उसके बाद है स्टूडेंट्स शील्डिंग। शील्डिंग का क्या मतलब है? मैंने आपको जब रेडिएशन प्रोटेक्शन बताया था स्टूडेंट्स, तब उसमें शील्डिंग भी बताया था। खेल रहा है ना पीयूष? प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन।
तो जब आप एक्सरे एग्जामिनेशन कर रहे हैं तब स्टूडेंट्स आपको अपने पेशेंट को बचाना भी है। साथ साथ ऐसे एरिया जिनका हमारे एक्सरे में आने का कोई काम नहीं है, हम उस एरिया को एक्सपोज नहीं करने वाले हैं, तो उस एरिया को स्टूडेंट्स हम रेडिएशन से बचाते हैं। और अगर हम एब्डोमेन का एक्सरे कर रहे हैं तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एब्डोमेन एपी इरेक्ट कर रहे हैं, तब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फॉर श्योर बचा सकते हैं स्टूडेंट्स, वो एक्सपोज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एब्डोमेन एपी इरेक्ट ऑलमोस्ट यहीं तक हमारा कवर होता है, इसके नीचे का पोर्शन हमारा एब्डोमेन एपी इरेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि जब जब हम एब्डोमेन एपी इरेक्ट परफॉर्म करते हैं तब उसमें कुछ पोर्शन हमारा लंग्स का भी हमें कवर करना होता है, क्योंकि हमें डायफ्राम के जस्ट नीचे स्टूडेंट्स एयर फ्लूइड लेवल देखना होता है, तो इसीलिए हम लंग्स भी थोड़ा सा एरिया 1 से 2 इंच 4 इंच उसमें कवर करें, 1 से 2 इंच तक हम उसमें कवर करते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए नीचे का हमारा ये ब्लैडर वाला पोर्शन कट जाता है और हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इसमें सेव कर सकते हैं। तो शील्डिंग का क्या मतलब है, हर एक एक्सरे करते टाइम पर शील्ड रेडियो सेंसिटिव टिश्यू आउटसाइड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिस एरिया का हमें एक्सरे परफॉर्म करना है, उसके अलावा उसके बाहर जितने भी रेडिएशन से सेंसिटिव टिश्यूज हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स हमारी सबसे पहली ड्यूटी है कि हम एक्सरे परफॉर्म करने से पहले रेडियो सेंसिटिव जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं उनको हम शील्ड करें, उनको हम लेड से कवर करें। यूज गोनेडल शील्ड ऑन मेल पेशेंट, और मेल पेशेंट पर आप गोनेड शील्ड यूज करें। स्टूडेंट्स गोनेड्स हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों को बोलते हैं। इसमें जो हमारे गोनेड्स हैं यानी टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज, स्टूडेंट्स इनका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लेड की अलग अलग एडजस्टेबल स्टूडेंट्स जो हमारी शील्ड्स आती हैं वो शील्ड्स हम इसमें यूज करें और पेशेंट को प्रोटेक्ट करें। An adjustable freestanding mobile shield can be used as for chest. स्टूडेंट्स अगर जैसे हम चेस्ट के, इसमें एक ऐसी मशीन आती है जिसमें व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी हाइट अप डाउन की जा सकती है और स्टूडेंट्स इसको हम मूव भी करा सकते हैं, तो एडजस्टेबल शील्डिंग होती है, उसको भी हम इसमें यूज कर सकते हैं पेशेंट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बचाने के लिए। जैसे हम चेस्ट पे लगा दें और गोनेड शील्ड के लिए एक गोनेड शील्ड आती है उसको यूज कर लें और एक चेस्ट पे लगा दें, तो बीच में जहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ वही एक्सपोज होगा, बाकी एरिया पर रेडिएशन अननेसेसरी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट को प्रोटेक्ट करना भी है। अब ये कौन सी गन लेके चल रहा है? शील्डिंग कर लिया आपने, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारे पेशेंट की पोजीशन और उस पार्ट की पोजीशन जिसका एक्सरे आपको करना है। ये दो पोजीशंस स्टूडेंट्स और एक हमारा सेंट्रल रे, ये 3 पॉइंट आपके एक्सरे की करेक्टनेस को स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं। अगर आपने पेशेंट को सही तरह से पोजीशन नहीं किया तो वो आपके एक्सरे को खराब कर देगा। अगर आपने पेशेंट को तो पोजीशन कर दिया बट पार्ट को सही से पोजीशन नहीं किया तो वो आपके एक्सरे को खराब कर देगा। आपने दोनों चीजें करेक्ट की, पेशेंट और पार्ट पोजीशन दोनों ही करेक्ट की, बट आपने सेंट्रल रे ही गलत लगा दी, तब भी आपके लिए वो स्टूडेंट्स क्या होगा, रॉन्ग कर हो जाएगा, आपकी जो पोजीशन है वो खराब हो जाएगी और आपको उसके लिए आपके रेडियोलॉजिस्ट से डांट भी पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें इन सभी चीजों को करेक्ट रखना होता है, याद रखनी पड़ेगी। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये रिटर्न में जरूर है, अभी नोट्स बनाने के लिए ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए ठीक है, बट ये चीजें आपको अपनी प्रैक्टिस में लानी है, तो आपको ये अपने माइंड में हमेशा रखना है। अच्छा एब्डोमेन एपी इरेक्ट आया, चलिए ठीक है, अच्छा खड़े हुई, आपकी पोजीशन ऐसी रहेगी और आप इस तरह से खड़े हुई, आपको उसके बॉडी पार्ट्स को मूव कराना है, सेंट्रल रे देखना है और जाके एक्सपोज कर देना है। ये नहीं है कि डिपार्टमेंट में आपके पास पेशेंट आया और नोट्स खोलने बैठ गए, आप बुक खोलने बैठ गए कि चलो देखो मुझे इसको कैसे परफॉर्म करना है। ये तो आपको यहाँ पर एज अ प्रैक्टिकल समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीजें टिप्स पर होनी चाहिए, आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि मुझे जब एब्डोमेन एपी इरेक्ट करना है तब सेंट्रल रे कहाँ रखनी है, जब एब्डोमेन एपी सुपाइन करना है तब सेंट्रल रे कहाँ रखनी है, पेशेंट को किस तरह से पोजीशन करना है।
चेस्ट एपी करेंगे तब कैसे करेंगे, चेस्ट बी करेंगे तब कैसे करेंगे, स्कल करेंगे एक्सरे तब कैसे करेंगे। ये चीजें आपको ही याद रखनी पड़ेंगी, आपको ही समझनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स, और वो करनी ही पड़ेंगी एज अ रेडियोग्राफर। अगर आपको काम करना है तो ये सारे ही पार्ट्स, पोजीशन और स्टूडेंट्स पेशेंट पोजीशन और सेंट्रल रे आपको बहुत परफेक्टली याद होने चाहिए हर एक पोजीशन के लिए, क्योंकि रूटीन एक्सरे हैं आपके डिपार्टमेंट में, डेली एक्सरे होंगे, डेली पेशेंट आएंगे, तो आप, मैंने फिर वही कहा, नोट्स खोलने थोड़ी बैठेंगे आप, बुक्स खोलने थोड़ी बैठेंगे। इसीलिए यू शुड रिमाइंड ऑल ऑफ देम। आप इन सबको स्टूडेंट्स रिमेंबर रखेंगे, आप स्टूडेंट्स लर्न करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ताकि ये आपको पोजीशन करते टाइम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो सबसे पहले पेशेंट पोजीशन। The patient should be in erect position। जो पेशेंट है वो हमारा इरेक्ट पोजीशन में होना चाहिए, जैसे कि इस पोजीशन का नाम ही है एब्डोमेन एपी इरेक्ट। तो पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ये स्टैंडिंग पोजीशन, इस तरह से खड़ा होगा पेशेंट आपका। विद लेग्स स्लाइटली स्प्रेड, आप देख सकते हैं जो लेग्स हैं वो एकदम से जुड़ी हुई नहीं है, थोड़ी सी एक दूसरे से सेपरेट है। एंड बैक ऑफ द पेशेंट अगेंस्ट IR यानी इमेज रिसेप्टर। तो जो पेशेंट की बैक है वो इमेज रिसेप्टर को टच कर रही है, फ्रंट साइड से कुछ भी नहीं है, फ्रंट साइड से सामने की तरफ स्टूडेंट्स क्या होगी हमारी एक्सरे ट्यूब। और टू मेंटेन कंफर्टेबल पोजीशन, और ये हमने क्यों किया है, पेशेंट की बैक को IR से टच कराया, पेशेंट की लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड कराया, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो सके। आपने किसी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से खड़ा नहीं हो करना है आपको, पेशेंट का कंफर्ट होना चाहिए और पोजीशन डिस्टर्ब कर देते हैं मत ही, ये चीज हमें देखनी होती है। तो पोजीशन को भी अचीव करना है प्लस अपने पेशेंट को भी कंफर्टेबल रखना है। आर्म्स एट साइड अवे फ्रॉम द बॉडी, और जो आर्म्स हैं बॉडी से साइड में भी होंगे और दूर भी होंगे, क्योंकि जब हम एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो हमारे ये साइड के जो बॉर्डर्स हैं एब्डोमेन के ये भी एक्सपोज होंगे। अगर आपने हैंड्स टच कर दिए बॉडी के साथ तो वो ओवरलैपिंग हो जाएंगे हमारे मसल्स के साथ, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनके साथ ओवरलैप कर जाएंगे, इसीलिए वो हमारे इमेज का इम्प्रेशन करेगा। तो आपको आर्म्स को स्टूडेंट्स की बॉडी से दूर रखना है, और भी दूर करा सकते हैं आप, इससे ऐसा नहीं कि इतना ही रखना है, इससे भी ज्यादा दूर कर सकते हैं। बस पेशेंट की बॉडी के साइड में होने चाहिए, ना तो आगे की तरफ ना ही पीछे की तरफ, साइड में। आगे करेंगे तब भी वो हमारे इमेज में आ जाएंगे, पीछे करेंगे तब भी हमारे इमेज में आ जाएंगे। आप ऊपर कर सकते हैं हैंड्स को या फिर साइड में कर सकते हैं, साइड में करना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट इज मिड sagittal plane of the body should centered to the midline of the table or bucky। स्टूडेंट्स जो हमारी टेबल है, बकी है, यानी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉक्स लगा होगा उसे हम बकी बोलते हैं, टेबल जिस पर पेशेंट लेटा होगा, या फिर हमारी कैसेट, हर एक के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक लाइन खींची होती है स्टूडेंट्स, और वही लाइन अगर आप देखें तो पेशेंट की बॉडी में भी आपको दिखती है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ही हम मिड सजाइटल प्लेन कहते हैं। मिड सजाइटल प्लेन हमारी बॉडी को दो इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ से हमारा मिड सजाइटल प्लेन हमें इमेज रिसेप्टर, टेबल या बकी के मिड लाइन के साथ अलाइन करना है। बिल्कुल मिड लाइन के साथ हमारा एक साथ एक दूसरे के आमने सामने स्टूडेंट्स होना चाहिए। जहां पर हमारी मिड लाइन है वहीं पर हमारा मिड सजाइटल प्लेन हो। ऐसा नहीं है कि हमारा मिड सजाइटल प्लेन यहाँ पर है और मिड लाइन ऑफ टेबल यहाँ पर हो। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो इसलिए क्योंकि अगर आप दोनों को बराबर से अलाइन कर देंगे तब क्या होगा, आपका जो स्टूडेंट्स बॉडी है राइट साइड में भी उतनी ही है और लेफ्ट साइड में भी उतनी है, तो कैसेट दोनों ही साइड में बराबर कवर करेगा और हमारा कोई भी बॉडी पार्ट कटेगा नहीं। तो इसीलिए एक काम हमें क्या करना है, पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में खड़ा किया, लेग्स थोड़ी सी स्प्रेड करा दी, दूर करा दी, और स्टूडेंट उसका जो बैक है पेशेंट का उसे इमेज रिसेप्टर के साथ टच कराया और पोजीशन को कंफर्टेबल बनाया। उसके बाद जो पेशेंट की आर्म्स हैं उनको साइड में रख के थोड़ा सा दूरी पर रखा
बॉडी से मिड सजाइटल प्लेन को मिड लाइन ऑफ टेबल या बाकी या फिर इमेज रिसेप्टर के स्टूडेंट्स सेंटर से अलाइन किया, ताकि आपका पूरा एब्डोमेन परफेक्टली कवर हो सके और आपका कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर इसमें स्टूडेंट्स कट ना हो। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर कट होगा तो वो आपका एक प्रॉपर परफेक्ट एक्सरे नहीं होगा, जो कि आपके लिए स्टूडेंट्स आगे आपके स्टूडेंट्स एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये आपको आपके डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन नहीं दिलवा पाएगा। इसीलिए आपको हमेशा एक परफेक्टनेस लानी है अपनी इमेज में। आपकी इमेज हमेशा हर साइड से परफेक्ट हो स्टूडेंट्स। कोई भी बॉर्डर जो उसमें हम लोग छोड़ना चाहिए था वो कट ना हो। आपको एक अट्रैक्टिव इमेज प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को। यस, आपने क्या बोला? स्टूडेंट्स अननेसेसरी माइक ऑन ना करें बीच बीच में। सो पेशेंट पोजीशन हो गई। अब पेशेंट पोजीशन के बाद हम करते हैं पार्ट पोजीशन। पार्ट को किस तरह से पोजीशन करना है, देखिए ये हमारा एब्डोमेन है। इस पार्ट को हम किस तरह से सेंटर में रखें जो हमारा पूरा एब्डोमेन अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहला चीज हमें, जब एब्डोमेन एपी इरेक्ट हम कर रहे हैं तो पहली पॉइंट हमें याद रखनी है कि आपको अपने पेल्विस और शोल्डर जो पेशेंट के हैं उन्हें रोटेट नहीं करना है। डू नॉट रोटेट पेल्विस और शोल्डर। यहाँ से हमारी बॉडी अगर जरा सी भी घूम गई, रोटेट हुई, तो उसके साथ साथ क्या होगा, एब्डोमेन भी थोड़ा सा घूम जाएगा, ऑब्लिक हो जाएगा। अगर आपने पेल्विस को स्टूडेंट्स पेल्विस रोटेट करा तब भी हमारा एब्डोमेन रोटेट हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पेल्विस और शोल्डर दोनों एकदम स्ट्रेट सीधे होने चाहिए स्टूडेंट्स, ताकि हमारा एब्डोमेन के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वो ऑब्लिक ना हो, उनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स टिल्ट ना हो। इसीलिए आपको पार्ट पे जब आप पोजीशन करने चले, पहले आपने पेशेंट को पोजीशन कर दिया, उसके बाद आप पेशेंट के सामने खड़े होकर देखें कि उसका शोल्डर या पेल्विस रोटेटेड तो नहीं है। अगर रोटेटेड होगा तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ये आप जब प्रैक्टिकली देखेंगे बहुत आपको छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करने लगेंगे। आप अभी तो आपके लिए सब कुछ नया है तो एकदम से सारी चीजें आप नोटिस नहीं कर सकते, बट वेन एवर यू विल बी इन द डिपार्टमेंट यू विल बी नोटिसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। जो भी छोटे से छोटे माइनर चेंजेस भी दिखेंगे ना आपको, वो भी आप नोटिस कर पाएंगे। Adjust image receptor IR so that the center is approximately 5 centimeter above to the level of iliac crest। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको आपकी बोन फील होती है ना नीचे, स्टूडेंट्स यहाँ साइड से भी फील होती है, वो उससे हमें ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना है अपना जो सेंटर है इमेज रिसेप्टर का, IR का 5 सेंटीमीटर ऊपर। यानी अभी आपको मैम ने अम्बलाइकस रीजन बताया था। अम्बलाइकस रीजन में हमारी अम्बलाइकस होती है स्टूडेंट्स, नाभि आप सबने देखी होगी। उस नाभि से अम्बलाइकस से ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए इमेज रिसेप्टर का सेंटर। ये सेंटर है, इतना ही ऊपर को कैसेट होगी, इतना ही नीचे को कैसेट होगी। तो इस सेंटर को हमने 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है अम्बलाइकस से। तो स्टूडेंट्स अम्बलाइकस से अगर आप 5 सेंटीमीटर ऊपर रख रहे हैं, दैट मीन्स आपका यहाँ का 5 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर जो होगा चेस्ट का इसमें कवर होने वाला है। For average patient, adjust upper border of the cassette at the level of axilla। और जो हमारे एवरेज हाइट वाले पेशेंट होते हैं, यानी 5, 5.5 फीट या 5.6 फीट हाइट होती है स्टूडेंट्स, 5.6, 5.7, 5.8, 9, ये जो हमारी स्टूडेंट्स हाइट होती है पेशेंट्स की, ऐसे पेशेंट्स में अगर आप देखें तो हमारे इमेज रिसेप्टर का जो ये अपर बॉर्डर है, ये वाला जो कॉर्नर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप ये जो व्हाइट बॉर्डर दिख रहा है, ये हमारा इमेज रिसेप्टर नहीं, इमेज रिसेप्टर जो अंदर की तरफ से आपको दिख रहा है वो है। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो अपर बॉर्डर होगा वो हमारे एक्सिला के लेवल तक पहुंच जाता है। एक्सिला मतलब हमारी अंडर आर्म्स, आर्म पिट। तो एक्सिला हम एनाटॉमिकल बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो एक्सिला के स्टूडेंट्स जो लोअर बॉर्डर है वहां तक हमारा अपर बॉर्डर इसका पहुंच जाता है कैसेट का। और ये हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सेंटर है कैसेट का वो अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया होगा।
तो हमने कैसे पता लगाया कि हम अपर बॉर्डर को एक्सिला पर सेट करें। अगर हमने अपर बॉर्डर को एक्सिला पे सेट करा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी इमेज रिसेप्टर का सेंटर होगा वो 5 सेंटीमीटर सुपीरियर हो जाएगा टू द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट या फिर अम्बलाइकस। तो इस तरह से हम अपनी कैसेट को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कैसेट को एडजस्ट करना है पेशेंट के पार्ट को कवर करने के लिए, तो इसीलिए इसको पार्ट पोजीशन में आपको बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पार्ट पोजीशन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, शोल्डर और पेल्विस एब्डोमेन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं रोटेट नहीं होने चाहिए, एकदम फ्लैट स्ट्रेट होने चाहिए। और जो हमारा स्टूडेंट्स इमेज रिसेप्टर है उसका सेंटर 5 सेंटीमीटर सुपीरियर होना चाहिए हमारे अम्बलाइकस से। एंड एवरेज पेशेंट पर स्टूडेंट्स हमारा अगर हम देखें तो इसको 5 सेंटीमीटर को हम मेजर करने, तो आप स्केल लेकर तो खड़े नहीं होंगे अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर ऊपर करने के लिए, या आपको आपके एक्सपीरियंस से ही इसको अचीव करना होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या कर सकते हैं, पेशेंट के एक्सिला लेवल पर हम अपर बॉर्डर रख सकते हैं कैसेट का, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका 5 सेंटीमीटर सुपीरियर हो जाएगा सेंटर ऑफ कैसेट। उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो हमारी ये है सेंट्रल रे। सेंट्रल रे कई बार हम एक्सरे ट्यूब को एंगल पर रखते हैं, कई बार स्टूडेंट्स हम पेशेंट की बॉडी को एंगल पर रखते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, ना तो पेशेंट की बॉडी को एंगुलेशन पर रखते हैं, ना ही हम स्टूडेंट्स एक्सरे ट्यूब को एंगुलेशन पर रखते हैं। दोनों को हम एक सेम स्ट्रेट रखते हैं एकदम से स्टूडेंट्स, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर। फिर उसके बाद मैंने आपको कॉलीमेटर बताया था, मैंने स्टूडेंट्स उसमें बताया था कि कॉलीमेटर के सेंटर से स्टूडेंट्स एक लाइट निकलती है और उसमें एक प्लस मार्क बना होता है इस तरह से, ये देखिए ये एक प्लस मार्क है। तो प्लस मार्क को स्टूडेंट्स हम सेंट्रल रे कहते हैं, जो इसका पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को जोड़ रही हैं, जो येलो एरो आपको स्टूडेंट्स इंडिकेट कर रहा है, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसी को हम सेंट्रल रे कहते हैं। ये सेंट्रल रे आपको इस तरह से एडजस्ट करनी है कि इसके चारों साइड स्टूडेंट्स ऑल 4 साइड्स इक्वली हमारे ऑर्गन को कवर करें। जिस भी पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं वो फुल पार्ट कवर होना चाहिए अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से हम सेंट्रल रे को उस पार्ट के सेंटर में एकदम बीच में स्टूडेंट्स सेंटर करते हैं। और यहाँ पर हम एब्डोमेन एपी इरेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो एब्डोमेन एपी इरेक्ट में हम सेंट्रल रे जहां पर हमने कैसेट का सेंटर रखा था, यानी इस अम्बलाइकस से आप देख सकते हैं, मैं आपको इमेज जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो नाभि आपको दिख रही है इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे एकदम से बिल्कुल सेम। और ये जो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बोन फील होती है यही हमारी कहलाती है इलियक क्रेस्ट। तो ये अम्बलाइकस और इलियक क्रेस्ट एक दूसरे से बराबर हाइट पर होते हैं, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर आपको आपकी कैसेट और सेंट्रल रे दोनों को ही पोजीशन करना है। सो सेंटर CR एट दी IR। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, CR मतलब सेंट्रल रे, आपको सेंट्रल रे IR पर सेंटर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को खड़ा कर दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर और आपकी सेंट्रल रे कैसेट यहाँ है और सेंट्रल रे यहाँ कहीं पड़ रही है। तो पहले आपकी सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर पर सेंटर होनी चाहिए, इमेज रिसेप्टर पर फोकस्ड होनी चाहिए, तब आप इस एक्सरे को परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरेज जो एक्सरे ट्यूब से निकल रही हैं वो पेशेंट के उस पार्ट पर पड़े जिसका एक्सरे कर रही हैं, और उस पार्ट के बाद उस कैसेट पर या उस डिटेक्टर पर पड़े जो हमें इमेज प्रोवाइड करवाएगा उस पर्टिकुलर पार्ट का जिसका एक्सरे करना था। ऐसा नहीं है कि आपने कैसेट लगा दी एब्डोमेन पे, सेंट्रल रे लगा दिया आपने चेस्ट पे और आपने एक्सपोज कर दिया। आप एक्सपोज करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्सपोज तो हो जाएगा बट आपके कैसेट पर इमेज ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई कैसेट प्रेजेंट ही नहीं थी। कैसेट तो हमारी एब्डोमेन के पीछे लगी थी और हमने सेंट्रल रे लगा दी चेस्ट पर। तो स्टूडेंट्स हमें इमेज कहाँ से मिलेगी? इमेज हमें तब मिलेगी जब हमारी सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर के साथ सेंटर्ड होगी। और
अब आप ये ना सोचें कि ऐसी इतनी बड़ी गलती कौन करेगा कि कैसेट कहीं लगाइए और सेंट्रल रे कहीं लगाइए, बहुत बार हो जाता है। और स्पेशली तब होता है जब आप एकदम से फ्रेशर स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं, एकदम न्यू होते हैं, उस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा इशू आता है। तो उस टाइम पर आप कई सारी चीजों पर ध्यान देने के चक्कर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाते हैं। तो उस टाइम पर आपको स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखना है कि सेंट्रल रे हमारी कैसेट पर ही सेंटर होनी चाहिए, हमारी कैसेट पर ही पढ़नी चाहिए निकलने वाली एक्सरे ट्यूब से। और वो सारी की सारी एक्सरेज पहले पेशेंट की बॉडी पर देंगी इस तरह से, और पीछे जो आपको ये डिटेक्टर दिख रहा है इस पर हमारी, या तो इसमें देखिए हमारी कैसेट लगाने का है, तो इसमें हम जब अपनी कैसेट लगा रहे हैं तो ये इस पर पढ़ रही है, मतलब ये अल्टीमेटली हमारी कैसेट पर लग रही है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर पर सेंटर करनी है। नेक्स्ट इज एडजस्ट CR परपेंडिकुलर टू IR, और आपको सेंट्रल रे अपने इमेज रिसेप्टर के साथ 90 डिग्री के एंगल पर रखनी है, एकदम परपेंडिकुलर रखनी है स्टूडेंट्स। एक्सरे ट्यूब सीधी होनी चाहिए, इसमें कोई भी एंगुलेशन नहीं चाहिए। एक्सरे ट्यूब का जो स्टूडेंट्स ट्यूब हाउसिंग मैंने आपको बताया था, वो ट्यूब हाउसिंग देखकर आपको अंदाजा लगाना होगा कि ये एक्सरे ट्यूब एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, विदाउट एंगुलेशन है, या फिर ये एंगल्ड है। और ये कैसे होगा? जब आप स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, धीरे धीरे आपको वहां पर एक्सपीरियंस आने लगेगा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी नॉलेज और मिलने लगेगी डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकली। तो यहाँ से आपकी मैं हर एक पोजीशन कवर करवाऊंगा, हर एक बॉडी पार्ट की, और उसको आप प्रैक्टिकली जब डिपार्टमेंट में परफॉर्म करेंगे तब आपको एकदम परफेक्ट पोजीशनिंग आ जाएगी। एक बार आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसको परफॉर्म भी करना है। अब जब इंस्टीट्यूट आएंगे तो इंस्टीट्यूट में हमारे पास मशीन है, हम उस पर भी परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, जिससे आपकी पोजीशनिंग और बेटरमेंट हो सके। और अभी आपको इन चीजों को पढ़ना भी है, आपको याद रखना पड़ेगा। वहां पर अगर मैं आपको सिखाऊंगा भी तो आपको ये टर्म सभी याद रखने पड़ेंगे कि एब्डोमेन AP इरेक्ट में हम सेंट्रल रे कहाँ पर रखें, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो वो याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इन चीजों को समझना होगा, आपको लैंडमार्क्स समझने होंगे, एब्डोमेन के लैंडमार्क्स समझने होंगे, आपको चेस्ट के लैंडमार्क्स समझने होंगे, मतलब जहां पर हम जिनको सेंटर फोकस कर सकें, जिनको हम स्टूडेंट्स बेस मान सकें। जैसे एब्डोमेन में हम बेस मान सकते हैं इलियक क्रेस्ट को, या फिर अम्बलाइकस को, या चेस्ट में स्टूडेंट्स हम इस जुगुलार नोच को हम सेंटर मानते हैं, या फिर स्कल में बहुत सारे हमारे लैंडमार्क्स होते हैं, जैसे IOM इंफ्रा ऑर्बिटोमीटर लाइन, IOML OML, बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट। जब हम स्कल के एक्सरे पढ़ेंगे तो आपको मैं उसमें उसके लैंडमार्क्स भी बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स आपको ये चीजें याद रखनी है। अब आपको पता चल गया कि हम सेंट्रल रे को 90 डिग्री पर रखेंगे, कैसे? 90 डिग्री पर रखेंगे, एकदम सीधी लाइन। जैसे आपको स्टूडेंट्स एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं और ऊपर से सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर आती है, उसी को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ठीक वैसे ही आपको सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर के साथ रखनी है। अब सेंट्रल रे हमें कहाँ सेंटर करनी है? सेंटर CR 5 सेंटीमीटर अबव टू द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट और अम्बलाइकस। आपको सेंट्रल रे आपका जो अम्बलाइकस और इलियक क्रेस्ट है इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर ही रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि हमने जो ये स्टूडेंट्स इमेज रिसेप्टर अपना सेट किया है उसका सेंटर भी हमारे अम्बलाइकस से और हमारे स्टूडेंट्स जो इलियक क्रेस्ट है उससे 5 सेंटीमीटर सुपीरियर ही रखा है। तो इसी वजह से उसके सेंटर के साथ ही हमें सेंट्रल रे अलाइन करनी है। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इन दोनों को अलाइन करना इसलिए जरूरी है, टेबल का सेंटर और इमेज रिसेप्टर का सेंटर और उसके साथ साथ हमारा CR का सेंटर सब एक साथ अलाइंड होने चाहिए, ताकि बॉडी का जो पार्ट हमें एक्सपोज करना है वो सारी ही साइड्स से इक्वली कवर हो सके। तो स्टूडेंट्स आपको एब्डोमेन AP इरेक्ट में सेंट्रल रे कहां पर रखनी है? 5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में या इंटरव्यू में, या फिर कोई भी आपसे आपका जूनियर पूछ सकता है या कोई सीनियर आपसे पूछ सकता है नॉर्मली
तो आपसे जब पूछा जाएगा कि एब्डोमेन एपी इरेक्ट में हमारा सेंट्रल रे रखने के लिए किस पॉइंट पर हम सेंट्रल रे रखते हैं, तब आपका आंसर होगा हम एब्डोमेन एपी इरेक्ट में सेंट्रल रे 5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट सेंटर करते हैं, मतलब इलियक क्रेस्ट से या अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपसे पूछता है कोई कि एब्डोमेन एपी इरेक्ट में हमारे इमेज रिसेप्टर का अपर बॉर्डर कहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, तो एब्डोमेन एपी इरेक्ट में इमेज रिसेप्टर का अपर बॉर्डर एक्सिला लेवल पर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपर बॉर्डर है हमारे इमेज रिसेप्टर का, और यहाँ पर एक्सिला है, आर्मपिट, अंडर आर्म्स। तो स्टूडेंट्स ये जो आर्म्स के अंदर जो हमारा एरिया होता है, जो गड्ढा होता है, उसी को हम एक्सिला कहते हैं। एक्सिला लेवल पर हमारी कैसेट प्रेजेंट होनी चाहिए अपर बॉर्डर से, और उसका सेंटर हमारी बॉडी के स्टूडेंट्स जो अम्बलाइकस है उससे 5 सेंटीमीटर सुपीरियर हो जाएगा। तो आपको दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं। और सी आर एंगल्ड है या परपेंडिकुलर है, तो सी आर हमारी परपेंडिकुलर एकदम सीधी एक्सरे ट्यूब है। एस आई डी कितनी होगी, एस आई डी 100 सेंटीमीटर होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही पोजीशन से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कॉलिमेशन एंड रेस्पिरेशन। कॉलिमेशन मतलब आपको एक्सरे फील्ड कितना ओपन करना है, क्योंकि एक्सरे ट्यूब मैंने आपको पहले पढ़ाई, एक्सरे ट्यूब के सारे ही पार्ट्स मैंने आपको बताए थे स्टूडेंट्स, इसीलिए बताए थे ताकि आपको पोजीशनिंग पढ़ते टाइम इन चीजों को यूज कर सकें स्टूडेंट्स। जब हम पोजीशनिंग पढ़ेंगे तो एक्सरे ट्यूब से निकलने वाला बीम, उसको हम सेंट्रल रे के साथ जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो हमने कॉलीमेटर पढ़े थे, बीम रिस्ट्रिक्शन डिवाइस पढ़ी थी, उसको हम कॉलिमेशन में पढ़ रहे हैं। तो कॉलिमेशन क्या है स्टूडेंट्स, कॉलिमेट ऑन ऑल 4 साइड ऑफ इंटरेस्ट। आपको चारों ही तरफ का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यानी ये पूरा एब्डोमेन है, उतने एरिया पर हमारी एक्सरेज पढ़नी चाहिए। इससे ज्यादा आपको कॉलिमेट नहीं करना है। अननेसेसरी आप कॉलिमेशन ओपन नहीं करेंगे। अगर आपने जितना ज्यादा फील्ड ओपन किया उतने ज्यादा फील्ड पर रेडिएशन पड़ेगी और उतना ज्यादा वो हार्मफुल होगी हमारी पेशेंट के लिए। हमारा पेशेंट जो भी है स्टूडेंट्स, उसकी रेडिएशन डोज हमेशा हमें डिक्रीज करनी है, रेडिएशन डोज कभी भी इंक्रीज नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ हमारे जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी वजह से स्टूडेंट्स। तो हमें हमेशा अपने पेशेंट के लिए ये सोच कर चलना है कि पेशेंट की जो डोज है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होगा, जब हम सिर्फ जो हमारा नेसेसरी फील्ड है, जो रिक्वायर्ड फील्ड है, उतना ही फील्ड ओपन करें, तब ही स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, पेशेंट को अननेसेसरी रेडिएशन नहीं लेंगे। सो ड्यूरिंग कॉलिमेशन मस्ट इन्वॉल्व the upper region of the abdomen with diaphragm। और कॉलिमेशन के टाइम पर हमें क्या चीज इन्वॉल्व करनी है, वो है हमारा अपर एब्डोमेन, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट्स एब्डोमेन एपी इरेक्ट है वो मोस्टली हम फोकस करते हैं अपर एब्डोमेन के लिए। अपर एब्डोमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एब्डोमेन इरेक्ट। और इसमें फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपर एब्डोमेन से डायफ्राम, और जो हमारा डायफ्राम है अपर एब्डोमेन है, ये इन्वॉल्व होना चाहिए कॉलिमेशन में स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा जरूर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एयर फ्लूइड लेवल हम अंडर द डायफ्राम देते हैं पेरिटोनियम में या फिर हमारे स्टमक में। तो स्टूडेंट्स ऐसे ये वाला रीजन आपको जरूर कवर करना है। नीचे से अगर कहीं से आपका एब्डोमेन कट हो रहा है, दैट्स ओके, वो एब्डोमेन एपी सुपाइन में पूरा एब्डोमेन का कवर किया जाता है, लेकिन एपी इरेक्ट में पूरा एब्डोमेन कवर करना ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। सो कॉलिमेशन क्या है, मतलब हमें उतना फील्ड खोलना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको कॉलिमेशन में बताया था कि जब हम कॉलिमेटर का स्विच ऑन करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें लाइट जलती है। लाइट उतने एरिया में स्टूडेंट्स, जब हमारा उतने एरिया को ब्राइट करेगी, जहां पर जितने एरिया में लाइट पड़ रही है उतने एरिया में एक्सरेज पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे के साथ अलाइंड होती हैं। तो स्टूडेंट्स उस लाइट के बेसिस पर ही हम फील्ड सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारी
रेडिएशन पड़ेगी या रेडिएशन नहीं पड़ रही है, तो वही उस लाइट को हम फोकस करते हैं, हम मूव कराते हैं पेशेंट की बॉडी पर। जहां पर भी हमें एब्डोमेन पे एक्सरे करना है तो एब्डोमेन पे मूव कर देंगे, चेस्ट पे करना है तो चेस्ट पे उस रेडिएशन, उस लाइट को हम स्टूडेंट्स फोकस करेंगे और उसी फोकस्ड एरिया पर ही हमारी रेडिएशन पड़ती है, उसी को हम कॉलिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब स्टूडेंट्स सांस कैसे लेनी है पेशेंट को। रेस्पिरेशन होता है सर, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, सर को भी सिखाना होगा। कई बार अगर किसी का एक्सरे हुआ है तो सांस रोक लीजिए या सांस ले लीजिए, एक लंबी सांस लेकर सांस रोक लीजिए, एक लंबी सांस लेकर सांस छोड़ दीजिए। तो इस तरह से काफी टाइप से हम ब्रीदिंग कराते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये रेस्पिरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट की है हमारे एक्सरेज की। तो स्टूडेंट जब भी हम कोई पोजिशनिंग करते हैं उसमें हमें रेस्पिरेशन का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्सपोजर शुड बी मेड एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और छोड़ना। ये स्टूडेंट सांस लेना और छोड़ना दोनों टर्म्स को मिलाकर हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं इनहेल कहते हैं उसे, इंस्पायरेशन। जब हम सांस करते हैं इसमें ब्रीद इन या फिर इंस्पायरेशन या फिर इनहेल, तीन टर्म यूज कर सकते हैं हम जब हम सांस लेते हैं। और सांस बाहर करते हैं तो एक्सहेल स्टूडेंट्स, उसे हम एक्सपायरेशन, एक्सहेल या ब्रीद आउट कहते हैं। तो ये एक्सपोजर हमें स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ एक्सपायरेशन मतलब जब पेशेंट सांस छोड़े, मतलब यहाँ पे सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ना है। आपको पेशेंट को बोलना है एक लंबी सांस लीजिए और सांस लेकर छोड़ दीजिए, और उसके बाद सांस नहीं लेना, वहीं होल्ड करना है, सांस छोड़ दीजिए और बस उसी टाइम पर आपको एक्सपोज करना है। आस्क पेशेंट टू होल्ड ब्रेथ आफ्टर एक्सपायरेशन एंड देन एक्सपोज। आपको अपने पेशेंट को सांस छोड़कर सांस रोकने के लिए बोलना है और उसके बाद स्टूडेंट्स वहां पर आपको एक्सपोज करना है। और जैसे ही आपने एक्सपोज किया इमीडिएटली आपको क्या बोलना है स्टूडेंट्स अपने पेशेंट को, नाउ यू कैन ब्रीथ। आप सांस ले सकते हैं, एक्सरे हो गया है। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट्स एस्थमा पेशेंट था और आपने उसकी सांस रुकवा दी और आप कहना ही भूल गए कि सांस ले लीजिए, और वो पेशेंट के लिए एस्थमा अटैक जैसी कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको हर एक साइड से अपने आप को सही साबित करते चलना है कि यस आई एम परफेक्ट फॉर दिस पोस्ट। सो स्टूडेंट्स वो कैसे होगा, बहुत सारी चीजों को आपको अपने माइंड में रखना है। सो आपने जब भी कोई भी एक्सरे परफॉर्म किया, आप डेफिनेटली चेस्ट और एब्डोमेन अगर आप एक्सरे परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें तो सांस रुकवाना होता ही है, एब्डोमेन में भी और चेस्ट में भी। तो उस टाइम पर जब आप एक्सरे परफॉर्म करते हैं तो स्टूडेंट्स एक्सरे परफॉर्म करते ही आपको पेशेंट को बोलना है सांस ले लीजिए। विद इन अ सेकेंड आप एक्सपोज करते ही बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सेकेंड्स वो अपनी ब्रेथ होल्ड कर चुके हैं। अगर आपके स्टूडेंट्स जो केयरलेसनेस है उसकी वजह से स्टूडेंट अगर आपके पेशेंट ने ज्यादा देर ब्रेथ होल्ड की तो वो उसके लिए सीरियस हो सकता है। क्योंकि नॉर्मल जो पेशेंट है वो तो चलिए कोई बात नहीं सांस ले लेगा, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा इसके लिए सीरियस होते हैं कि नहीं अगर मुझे इन्होंने बोला है सांस रोकनी है, दैट मीन्स रोकनी है, अगर मैंने सांस ले ली तो मेरा जो ये एग्जाम हो रहा है ये खराब हो जाएगा, जो मेरी ये डायग्नोसिस हो रही है ये खराब हो जाएगी। तो वो सांस लेते ही नहीं है, भले ही कितना भी उनके लिए क्रिटिकल हो जाए। तो वो उनके लिए आपको पता ही नहीं चला, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उन्होंने उसको क्रिटिकल कर लिया अपने लिए। इसीलिए इमीडिएटली आपको अपने पेशेंट को स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्ट करना है कि नाउ यू कैन ब्रीथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सारे ही टर्म्स जो हम याद रखते हैं एक स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन करने में। हम यहाँ पर आज हमने कंप्लीट किया है एब्डोमेन एपी इरेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलहाल आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड एक छोटा सा होमवर्क आपका ये है, राइट डाउन द इंडिकेशंस ऑफ एब्डोमेन एपी इरेक्ट। किन कंडीशन में हम करते हैं, राइट द पार्ट पोजीशन एंड सेंट्रल रे ऑफ एब्डोमेन एपी इरेक्ट। और इसमें आप पार्ट पोजीशन और सेंट्रल रे के बारे में लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो हमारा कोई भी पोजीशनिंग है तो पोजीशनिंग जितनी भी हम पढ़ेंगे उसमें कुछ टर्म्स हैं जो हम इन्वॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे हमें हर एक पोजीशन की इंडिकेशन पता होनी चाहिए, हर एक व्यू की, इन्हें हम रेडियोलॉजिकल व्यू भी कहते हैं। तो हर एक व्यू की स्टूडेंट्स हमें इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि हम क्यों ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा, हम
क्या क्या टेक्निकल फैक्टर्स हमें चाहिए, कौन से साइज की कैसेट चाहिए, कितनी SID होनी चाहिए, ग्रिड यूज करेंगे या नहीं, केवी रेंज कितना होना चाहिए, राइट लेफ्ट मार्कर। स्टूडेंट्स तो इस टाइप से जो भी हमारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं ये भी हमें इन्वॉल्व करने हैं। आपको ये सारे ही हेडिंग्स जब आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, जब आप एक पोजीशनिंग आपके सामने आती है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एब्डोमेन AP इरेक्ट, तो आपको ये सारी ही हेडिंग्स उसमें कवर कर रही है। इंडिकेशन, टेक्निकल फैक्टर्स, देन शील्डिंग। शील्डिंग हमें रेडियो सेंसिटिव टिश्यूज को करना है। जैसे हम चेस्ट का एक्सरे कर रहे हैं तो पेल्विस सिक्योर कर दीजिए, और पेल्विस का एक्सरे कर रहे हैं तो चेस्ट को सिक्योर कर दीजिए, क्योंकि लंग्स और हार्ट भी हमारे सेंसिटिव ऑर्गन है। ऐसा तो नहीं है कि वो हमारे कोई स्टोन ऑर्गन है स्टूडेंट्स, वो भी सेंसिटिव ही है। तो ऐसे ही जो भी आप एक्सरे पार्ट्स का, जिस पार्ट का कर रहे हैं और दूसरा सेंसिटिव एरिया कोई पास में है, तो उसको आप शील्ड कर दीजिए तुरंत। नेक्स्ट, पेशेंट पोजीशन, ये भी आपको इसमें कवर करना है कि आपको पेशेंट किस तरह से पोजीशन करना है। पेशेंट को पोजीशन कर दिया, आपको पेशेंट को स्टैंडिंग में रखना है, सुपाइन लेटा कर रखना है, लेटरल पोजीशन में रखना है, कैसे रखना है, या सिटिंग पोजीशन में एक्सरे करना है, ये आपके ऊपर है। आपको स्टूडेंट्स कौन सा एक्सरे आपसे मांगा गया है। उसके बाद पार्ट पोजीशन, आपको आपके पार्ट को कैसे पोजीशन करना है पेशेंट के, ये भी डिपेंड करता है कौन सा व्यू है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पार्ट पोजीशन करना है। उसके बाद सेंट्रल रे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि जहां पर हमारी कैसेट का सेंटर होगा वहीं पर सेंट्रल रे आपको सेंटर करनी है, और वो आपको कैसेट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं करना है, वो आपको एक्सप्लेन करना है बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर के सेंटर पे फोकस करनी है। इमेज रिसेप्टर का सेंटर तो कहीं भी हो सकता है, इमेज रिसेप्टर तो हमारा टेबल पे भी रखा है तो उसका सेंटर तो वहां पर भी है। हमें इमेज रिसेप्टर के सेंटर को हमने बॉडी के अकॉर्डिंगली सेट किया था, तो हम बॉडी पार्ट की ही बात करेंगे। हमने इमेज रिसेप्टर का सेंटर अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, तो सेंट्रल रे भी अम्बलाइकस से 5 सेंटीमीटर ऊपर होगी, ना कि इमेज रिसेप्टर के सेंटर पे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी इमेज रिसेप्टर खिसक जाए, तो आपको दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है कि दोनों का सेंटर हमारा 5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द लेवल ऑफ इलियक क्रेस्ट होना चाहिए। सेंट्रल रे के बाद आपको इसमें नेक्स्ट टर्म देखना होता है कॉलिमेशन, कितना हमें कॉलिमेट करना है, और लास्ट होता है हमारा रेस्पिरेशन। तो जब जब हम पोजीशनिंग पढ़ेंगे, जितने भी हम व्यूज पढ़ेंगे, उसमें हम ये 7 to 8 जो भी हमारी हेडिंग्स हैं स्टूडेंट्स, हम इन सभी को कवर करते हैं हर एक पोजीशनिंग में। इसके बाद आपको एक छोटा सा असाइनमेंट जैसे कि आज आपको दिया है, ये हम हर एक लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स आपको हर एक पोजीशन के बाद देंगे। आपको वही सेम प्रोसेस करनी है जैसे हम